हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का डिस्कशन का टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ बेल। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 रेड विद सेक्शन 311 सीआरपीसी में अपनी पावर को एक्सरसाइज किया। तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना आवश्यक हो जाता है कि ऐसे क्या कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को एक्सरसाइज करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को एक जजमेंट के माध्यम से डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसके माध्यम से कि हम इस केस को इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस केस के क्या फैक्ट्स हैं। इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनकी मैरिज 2006 में हुई थी और उनको इस मैरिज से एक बेटा भी हुआ 2009 में। लेकिन हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था, और उसी की वजह से वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतना परेशान किया पूरे अपने वैवाहिक जीवन के दौरान कि वाइफ ने हस्बैंड से अलग रहना शुरू कर दिया, और इतना डराया धमकाया कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कई बार एफआईआर भी रजिस्टर की अलग अलग प्रोविजंस में, और हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की। हाई कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन ग्रांट किया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से वाइफ को इफेक्टिव पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल सका। 2009 में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वाइफ की डेथ हो जाती है, और इस बात की सूचना वाइफ की मदर ने पुलिस को दी, जिसके बेसिस पर की एफआईआर रजिस्टर की गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर की गई अंडर सेक्शन 109, 120B, 302, 450, 454 ऑफ आईपीसी रेड विद सेक्शन 34। यहाँ पर अक्यूज्ड हस्बैंड ने रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दिया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव की गई सुप्रीम कोर्ट में। जो बेल ग्रांट की गई थी उसको चैलेंज किया गया, और उसका मैं आपको यहाँ पर कारण बताना चाहूँगा। कारण यह था कि जो भी मटेरियल विटनेसेस थे इस केस में वो हॉस्टाइल हो गए थे। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वी जनरली यूज टू टर्म्स, रिजेक्शन ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल। रिजेक्शन ऑफ बेल क्या होता है? जब कभी भी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जाती है एंड कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ बेल। इसका मतलब है कि कोर्ट ने बेल ग्रांट किया ही नहीं। एंड cancellation of bail means that bail has already been granted but something has happened due to which application for cancellation has been moved। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कभी भी कोर्ट किसी भी प्री बेल कंडीशन की वजह से बेल कैंसिल नहीं करती है। प्री बेल कंडीशन मीन्स कि बेल ग्रांट करने के पहले की कोई ऐसी बात थी जो कि प्रोसिक्यूशन को नहीं पता थी, और प्रोसिक्यूशन को बाद में पता चला, जिसकी वजह से कि वो बेल को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली कोर्ट कभी भी बेल कैंसिल नहीं करता है। कैंसिलेशन का क्वेश्चन हमेशा तभी अराइज होगा जब अक्यूज्ड ने बेल ग्रांट करने के बाद ही कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से कि उसका बेल कैंसिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँगा। फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अक्यूज्ड को अननेसेसरीली प्रिजन में नहीं रखना चाहिए, रादर उसको रीजनेबल कंडीशंस इम्पोज करके बेल पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर कोर्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि कोर्ट अक्यूज्ड की लिबर्टी को भी इंटैक्ट रखे और साथ में सोसाइटी की सेफ्टी को भी इंश्योर करे। और ये सब करते हुए कोर्ट अक्यूज्ड को रिलीज़ कर सकती है कंडीशंस इम्पोज करके, लेकिन यहाँ पर अक्यूज के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपनी लिबर्टी को किसी भी प्रकार से मिसयूज़ या अब्यूज़ ना करे। इन सभी बातों को, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रेसिडेंट्स। फर्स्ट वन इज़ दौलत राम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड अनदर वन इज़ विपिन कुमार धीर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2021 सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया इम्पैक्ट ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस डेवलपिंग पोस्ट द ग्रांट ऑफ बेल। इट मीन्स that only post bail condition will be taken into account for the purpose of deciding the question whether bail should be cancelled or not। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोटिस किया, एंड दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर दैट यहाँ पर 20 दिन का डिले था विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन में, और इस 20 दिन के डिले में जितने भी मटेरियल विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज का प्रीवियस कंडक्ट था अपनी वाइफ को हैरेस करने में और मर्डर अटेम्प्ट करने में और साथ में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को बेल एप्लीकेशन डिसाइड करनी चाहिए थी। यहाँ पर इस केस की पीक्यूलर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और सेक्शन 311 में उन विटनेसेस को री एग्जामिनेशन को ऑर्डर किया।
और यहाँ पर कोर्ट ने साथ में ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 311 सीआरपीसी में, इसका पर्पस प्रोसिक्यूशन के इसके जो लैकुना है उनको फिल करने का नहीं है। और यहाँ पर जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है उन ऑब्जर्वेशंस का इस केस की मेरिट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्ट ने विटनेसेस के हॉस्टाइल होने के सिचुएशन को बहुत ही गहराई से पूरी संवेदना के साथ कंसीडर किया और अक्यूज़्ड की बेल को कैंसिल किया और साथ में उन विटनेसेस के री एग्जामिनेशन को सेक्शन 311 रेड विद आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर किया। इस जजमेंट का नाम है मुनी लक्ष्मी वर्सेस नरेंद्र बाबू एंड आप इस जजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई कॉन्सेप्ट की जानकारी हुई और हमने एक नई जजमेंट को भी आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वेट till I appear with the next topic in the next video. Thank you very much. Thank you.